सरकारी पॉलिसी की तहत बनाया गया था कि हॉलीवुड में ऐसा फिल्म बनेगा जहाँ पे कोई ब्लैक उसकी हीरो नहीं होता है हॉलीवुड सिनेमा में। वहाँ पे एक गोरे चमड़ा होगा जो दुनिया के हर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये अमेरिका की एक बिजनेस प्रोपेगेंडा, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो टूथपेस्ट भी नहीं बनाता था। तो वो लोग अपने अपने ड्रग को बेचने के लिए, अपने अस्त्रों को इसको बेचने के लिए, ये एक मार्केट बनाने के लिए हॉलीवुड स्टूडियो में फिल्म बनाते थे। तो यूरोप में उसके खिलाफ एक मूवमेंट चालू हुई थी। वो मूवमेंट था कि हॉलीवुड को बॉयकॉट करो, क्योंकि बॉलीवुड जिंदगी की कहानी नहीं बोलती, इंसान की कहानी नहीं बोलता है। वो सिर्फ अपने मार्केट को चलाने के लिए ये बिजनेस चला रहा है। तब जैसे हमारे इधर है ना फिल्म फेयर मैगजीन या स्टारडस्ट मैगजीन, वहाँ पे पेरिस में एक मैगजीन था जिसका नाम था सिनेमा डा कायरो। सिनेमा डा कायरो में सिनेमा की मैगजीन था, आम नॉर्मल था। उस समय पे 5 यंग लड़के, गोदर्ड, ट्रूफो, शैब्रल, एरिक रोबर्ट, मतलब 5 जो स्टॉलवर्ड ऑफ यूरोपियन न्यू वेव, वो लोग उस मैगजीन में ज्वाइन किए और सिनेमा के ऊपर लिखने लगे, हॉलीवुड को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया और स्टूडियो बंद होने लगे। सबसे मज़ेदार बात यह है, वो लोग फिल्म बनाने लगे कम पैसे में, फ्रूगल फिल्म मेकिंग की शुरुआत किए। मिज़ॉन सीन थ्योरी आया, आप लोग जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होगा। मिज़ॉन सीन थ्योरी आया, ऑटेयर थ्योरी आया, नया नया थ्योरी लेके आए ये लोग, ताकि फिल्म मेकिंग का कॉस्ट कम हो जाए, फिल्म मेकिंग में ज़िंदगी को और नया ढंग से देखा जाए। मिज़ॉन सीन थ्योरी इज़ बेसिकली वही थ्योरी है कि आपको एक शॉट के लिए, एक सीक्वेंस को समझाने के लिए 50 शॉट की ज़रूरत नहीं है, एक शॉट में भी ले सकते हैं आप लोगों ने गदर का अगर वीकेंड किसी ने देखा होगा, वीकेंड देखे आप लोगों ने? अगर वीकेंड देखे है, वीकेंड में एक बहुत फेमस शॉट है, एक 2 किलोमीटर लंबा एक ट्रैफिक जैम की सीक्वेंस है। कैमरा फुटपाथ पे लगा हुआ है और कैमरा मूव करता है सारे गाड़ियों की खिड़की से, और वो खिड़की से गाड़ियों में जो दुनिया दिखता है वो है उस समय की पेरिस। कोई मतलब ज़िंदगी के साथ कोई वो नहीं है, सब अपने दुनिया में बिजी है। कोई एक कपल लव मेकिंग कर रहा है, बच्चा खेल रहा है, कोई सो रहा है, कोई मतलब मशीन में कुछ फाइल में काम कर रहा है, कोई बॉदर नहीं कर रहा है कोई ट्रैफिक जैम है किस लिए। वो ट्रैफिक जैम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर, एक स्ट्रीट कॉर्नर में एक मीटिंग चल रहा था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भाषण चल रहा था। Nobody was bothered, मतलब it was like a big comic, सीरियो कॉमिक अगेंस्ट द सिस्टम। तो वो शॉट एक ऐसा शॉट था जो आज भी हर फिल्म स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो ये सब जब देखने लगे तो मुझे ये महसूस हो गया था कि सिनेमा ही बनाना है। और उसके बाद कोलकाता में समाओ पढ़ाई ख़त्म किए, मास्टर डिग्री करना तक किए, फिल्म इंस्टीट्यूट गए, ये सब करने के बाद यहाँ तक पहुँचे। तो फर्स्ट आपकी सवाल की पहला हिस्से का वो है जवाब ये है, एक शहर, एक गांव, एक कस्बा जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं। बचपन में जब स्कूल जाते थे, बारिश होता था तो स्कूल बंद हो जाते थे क्योंकि पानी गिरता था क्लासरूम में, तो स्कूल बंद हो जाता था। तो ऐसे बैकग्राउंड से जर्नी शुरू करके मैं आप लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। मेरी पहला फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्टेड हुई थी, नाम था द लास्ट मॉन्क। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं ये जर्नी कर सकता हूँ तो दुनिया में कोई किसी के लिए भी ये पॉसिबल है। ये जर्नी सिर्फ आपको एक रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिव मतलब आपके सामने जो जो घटना घटते हैं ना, वो मुझे जैसे इंस्पायर किया था। माओइस्ट मूवमेंट, नक्सलाइट मूवमेंट हो, भोपाल गैस ट्रेजिडी हो, कोलकाता की वो जूट मिल की प्रतिवाद की वो प्रोसेशंस हो, स्ट्रीट कॉर्नरिंग हो, ये सब जो इंसिडेंट्स घट रहा था उस समय पे रील नहीं था ना, तो समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। तो वो सब घटना हमें वो करते थे, तो हम पॉलिटिकली बड़े ओपिनियटेड होते थे। हमारी ओपिनियन मायने रखता था उस समय पे, क्योंकि छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे जो
मतलब ईस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर था, लिटिल मैगज़ीन बनते थे। तो हम हमारी दुनिया में मतलब उस समय पे जितने लोग अपने ओपिनियन बनाते थे, उनकी ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए जगह था। तो मुझे जब बद्रीनाथ से मेरा बात हुई तो मुझे ये लगा कि बॉम्बे शहर में जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा है, ग्लैमर की अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है, तो इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन होना मुझे वो यूरोपियन न्यू ईयर की दिन याद दिलाता है। आज भी मुझे मौका मिले तो मैं एक फ़िल्म बनाया था ओस, उस फिल्म की एडिट करने के लिए मैंने फ्रेंच न्यू ईयर की एक एडिटर को पेरिस से लेके आया था, उसको यहाँ पे एक फ्लैट किराए पे लेके रहने दिया था। पूरे हिंदी रश को मैंने फ्रेंच में ट्रांसलेट करके उनको दिया था एडिट करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि हम इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ना, हॉलीवुड जब ख़त्म होने वाले थे, यूरोपियन न्यू वेव की प्रेशर में जब हॉलीवुड ख़त्म होने वाले थे, तब दुनिया में मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, तो एक इकोनॉमी की डिप्रेशन चल रहा था दुनिया भर में। तो अमेरिका इतना माइट था, वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन अमेरिका भूल नहीं पाए, हॉलीवुड भूल नहीं पाए थे कि इसकी क्या अंजाम हो सकता है। और वो हुआ था, वो लोग काफ़ी ज़्यादा रैशनलाइज करने लगे उनकी सिनेमा की मूवमेंट को, क्योंकि सिनेमा हमारे देश में बोला जाता है कि ये सॉफ्ट पावर है, कि दुनिया इसको बड़ी भी सॉफ्ट नहीं, बड़ा हार्ड पावर की तरह डील किए। अमेरिका किए, यूरोप ने, बड़े बड़े कंट्रियों ने किए। आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, 1917 में जब रशिया में बोल्शेविक पार्टी की पावर में आए, जार को हटा के जब पहला कम्युनिस्ट मूवमेंट जीता, रशिया में कम्युनिस्ट पावर में आए। रशिया बहुत बड़ा देश था, पावर सेंटर मॉस्को में था, पॉलिटिकल बदलाव मॉस्को में आया था। दूर दूर जगह पे तो लोग तभी भी उस मानसिकता तो वही था ना, एक फ्यूडल सिस्टम में रहने की। तो लेनिन जो रशिया का वो थे, प्रीमियर थे, उसने समझ में आ गया था कि करना क्या है। तो 2 साल में व्लादिवोस्टॉक, अजरबैजान, साइबेरिया तक ट्रेन लाइन लगा दिए। वो ट्रेन में सिनेमा की सारे मटेरियल डाल देते थे। और उस समय पे रशिया में सिनेमा की सबसे अच्छे दौर था, जब बैटलशिप पोटेमकिन बना था, स्ट्राइक बना था, सो आइजनस्टाइन, पुदवकिन जैसे बड़े बड़े हस्तियाँ फिल्म बना रहे थे। सबको बोला एक एक ट्रेन लेके जाओ गांव में। वो लोग दिन भर गांव की लोगों की फोटोग्राफी करते थे, रात को वो लोग एडिट करके सुबह दिखाते थे कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसा है और कैसा होना चाहिए। तो ऐसे एक रिवॉल्यूशन की मैसेज को पर्कुलेट करके छोटे छोटे गांव में ले गए। तो आप समझ सकते हैं सिनेमा की पावर कितना था। और इसलिए 75 साल तक रशिया को रूल कर पाए ये लोग। इतना दम था उस मूवमेंट की। एक छोटा सा डिसीजन कि लोगों को फिल्म दिखा के उनकी मानसिकता चेंज करेंगे। तो इतना डिस्ट्रक्शन के बीच में जब मेरा भी बॉम्बे में 17 साल हो गया, मैंने भी लास्ट 17 साल की इवोल्यूशन देखा। दुख इस बात की होती है कि इतनी अपॉर्चुनिटी, इतनी कुछ पॉसिबिलिटीज़, चांसेस रहने के बावजूद भी हमारे जैसे फिल्म मेकर्स जिनको काम करने की इतने बड़े बड़े सपने हैं, पॉलिटिकल दिशा है, सोच है, काम कर सकते हैं, जेन्युइनली अच्छे फिल्म बना सकते हैं, मौका के लिए हमें लड़ाई करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका सवाल था कि मेरे बचपन के बारे में, तो बचपन को मैंने इतना मैं बोल सकता हूँ, मैं राइटली यूटिलाइज किया था और इसलिए मैं आपके साथ बैठा हूँ आज। सर, जो आपको पहली फिल्म आपको मिली थी लास्ट मंथ, फीचर फिल्म की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो वो तो कोलैबोरेट हुई थी उसके साथ, तो वो कैसे हुआ? वो एक्चुअली लास्ट मंथ का कहानी ये था कि 1997 में मैं पहला इंडिपेंडेंट एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था, जो मेरा पहला इंडिपेंडेंट फिल्म था। दोस्तों से पैसे वैसे लेके, जो सबकी हिस्ट्री है, मेरा भी वही हिस्ट्री है। एक फिल्म बनाया था द अदर वेल्थ। उस फिल्म कोलकाता में एक एरिया है ईस्टर्न कलकत्ता में, सॉल्ट लेक। वो सॉल्ट लेक की बड़ी दुख भरी कहानी है। वो एक 30,000 स्क्वायर किलोमीटर की एक वाटर बॉडी था,
लैंड माफियाज ने उसको एनक्रोच करके सॉल्ट लेक सिटी बिठाया और अभी सिर्फ 8-9 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर की बचा हुआ है। ये जो कांड हुआ उसके ऊपर ये फिल्म था। I was born in Salt Lake. ओह, যখন নিকো পার্ক ছিল। अच्छा निको हाँ, अभी भी है लेकिन वो चेंज हो गया। तो सॉल्ट लेक के ऊपर ये फिल्म था द अदर वेल्थ। तो वो फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म। और वो फिल्म उस साल था यूनाइटेड नेशंस की 50th एनिवर्सरी। सो वो फिल्म इंडिया को रिप्रेजेंट करे यूनाइटेड नेशंस की फेस्टिवल में। तो वो फिल्म देख के वर्ल्ड बैंक की लोगों ने बहुत पसंद आया। उनको लगा कि मैं इस तरह की इश्यूज़ को हैंडल कर सकता हूँ, तो मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। ऑलमोस्ट 4 साल में मैं प्रोजेक्ट का दायरा मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन 4 साल में मैं 2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा इंडिया की हर कोने में घुमा कैमरा लेके। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, जो सार्क कंट्री जिसको बोलते हैं, तो मैं करीबन 2 लाख किलोमीटर बाई रोड घुमा। तो उसमें मुझे देश को देखने को, इंडिया को जानने को, देश को देखने को मौका मिला इतना बारीकी से। शायद मैं ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि मैं ट्रैवल नहीं किया। कितना 650 डिस्ट्रिक्ट है ना इस देश में।